हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो डेसिबल होते हैं वो पहली बात तो किस चीज को मापने की इकाई होती है? ध्वनि। ओके, ये हमें पता है कि डेसिबल होती है किस चीज को मापने की इकाई? साउंड को। ओके, अब इसके भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि 45 डेसिबल होता है, ठीक है, 60 डेसिबल होता है, इसके अलावा 90 to 100 डेसिबल होता है, 170 डेसिबल होता है, 170 to 190 या 180 डेसिबल। अब जो 45 डेसिबल होता है ये होती है किस चीज की? सामान्य बात करने की। और ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया WHO के द्वारा, ये वाली सीमा डिफाइन की गई है। 60 डेसिबल जो होती है हाई टोन में बात करने की, हाई टोन में बात करने के लिए होती है। मतलब एक तरह से आप इसे शोर की श्रेणी में ले सकते हो। अगर रात में देखा जाए, जैसे अगर शोर भी अलग होता है, अगर दिन में आप शोर की बात करो, मतलब डे में आप शोर की बात करते हो और नाइट में आप शोर की बात करते हो तो अलग अलग हो जाता है। अगर दिन में आप शोर की बात करते हो तो 60 से ज्यादा, और अगर रात में आप शोर की बात करते हो तो 45 भी शोर की श्रेणी में आता है। समझ में आ रही है बात? ये होता है। वहीं अगर आप दिन में सामान्य बातचीत की बात करते हो जो कि WHO के द्वारा बताया है, तो वो 45 डेसिबल होता है। 60 पर हाई टोन में मतलब तेज बात हो जाती है, और 90 to 100 जो होता है इसे शोर की श्रेणी में डाला जाता है। ओके, अब और एक चीज और आपको याद रखनी है, ये वाला जो है 90 to 100, ये क्या होती है? कारखाने से जो आवाज आती है, कारखाने या इंडस्ट्री से जो आवाज आती है उसे हम 90 to 100 डेसिबल में रखते हैं। अब जो आता है 170 और 190, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये होता है मेनली जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन या फिर जेट प्लेन भी हम इन्हें बोल देते हैं। तो जो जेट प्लेन से आवाज निकलती है वो होता है 170 to 190 डेसिबल की, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दिन के समय शोर को आप 45 से ज्यादा को दिन के समय शोर में लेते हो, लेकिन अगर 45 से ज्यादा है, 60 तक है, तो आप इसे दिन में हाई, सॉरी, रात में अगर आप बात करो और 45 से ज्यादा है तो ये शोर की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर ये उल्टा लिख गया है, इसको आप चेंज कर लीजिए। अगर हम दिन की बात करें तो नाइट की बात करें तो 45 से ज्यादा शोर की श्रेणी में आता है, और अगर दिन की हम बात करें तो 60 से ज्यादा शोर की श्रेणी में आ जाता है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ क्या बताया, 90 to 100 किस चीज में होता है? कारखाने, इंडस्ट्री, मशीन वगैरह, तो यही है, दुकान और मशीन के शोर में। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके अंतर के कारण आप कर सकते हो? देखो, हम सभी ने देखा है, अगर आप सितार बजाते हो, है ना, बांसुरी बजाते हो, ठीक है, इसके बाद अगर आप गिटार भी बजाते हो, आप तबला बजाते हो, ठीक है ना, इन सभी में अगर आप सेम स्वर बजाओ, मतलब सेम स्वर बजाते हो, तब भी अलग अलग आवाज हमें सुनाई देती है। अगर आप देखोगे तो सितार की आवाज अलग होगी जो हमें अलग सुनाई देगी, फ्लूट जो हमारी बांसुरी होती है उसकी आवाज अलग सुनाई देगी, गिटार होती है उसकी अलग सुनाई देगी, और तबला उसकी, मतलब प्रत्येक जो वाद्य यंत्र होता है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी आवाज हमें अलग अलग सुनाई देती है, हम उसे पहचान लेते हैं। तो ये किस कारण से होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता या गुणता। केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता। प्रबलता को हम तीव्रता भी बोल देते हैं, ठीक है, तो तीव्रता, या फिर केवल गुणता के कारण आप पहचान दो, तो इसका सही आंसर होता है गुणता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तारत्व, प्रबलता और गुणता तीनों होते क्या है ना। जैसे अगर आप बात करते हो तारत्व की, तारत्व सीधा सीधा संबंधित होता है आवृत्ति के द्वारा। समझ रहे हो? अगर हम बात करते हैं किस चीज की? तारत्व की, तारत्व ये सीधा सीधा संपन्न होता है आवृत्ति कंपन से, है ना, ये आपको याद रखना है। आवृत्ति कंपन, मतलब तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। वहीं अगर आप बात करते हो तीव्रता की, तो तीव्रता का सीधा सा मतलब होता है कि कितनी तेज किसी, कोई पर्टिकुलर स्थान है, मान लीजिए किसी स्थान पर ध्वनि कितनी तेज आपको सुनाई दे रही है, कितनी तेज सुनाई दे रही है ना। और जो ये तीव्रता होती है इसे ही हम बोल देते हैं प्रबलता, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये जो तीव्रता है ये किस चीज पर डिपेंड करती है? आयाम पर,
है ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आयाम पर डिपेंड करेगी और तारत तो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। इसके बाद आता है तीसरा गुणता, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणता क्या होती है। तो आपको गुणता के बारे में एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है जिससे अगर आप समान प्रबलता की ध्वनि करते हो, जैसे कि मान लो प्रबलता किसी ध्वनि की T1 है, दूसरी ध्वनि की T2 है, और दोनों ही T1 इक्वल टू T2 है, तब भी आप दो ध्वनियों में अंतर पहचान लेते हो, है ना। ओके, कहने का मतलब ये है कि समान तारत्व के बीच अंतर करना गुणता के कारण ही होता है। देखो यहाँ पर क्या है, गुणता। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें मेन चीज आपको ये रखना है कि जो देखो इसमें क्या होती है, तीव्रता चाहे समान हो, ठीक है, चाहे तारत्व समान हो, ये दोनों होने के बाद भी फिर भी आप ध्वनि पहचान लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है गुणता के कारण। ओके, आपको ये याद रखना है। अब अगर हम तारत्व की बात करते हैं, तारत्व की, देखो अगर हम तारत्व की बात करें और प्रबलता की, तो अगर प्रबलता की हम बात करते हैं तो जो हमारा शेर होता है, शेर की प्रबलता अधिक होती है। वहीं अगर हम तारत्व की बात करते हैं तो मच्छर का भी तारत्व, या बंदर आप ले लीजिए, तो बंदर का तारत्व है वो ज्यादा होता है ना, शेर से ज्यादा होता है बंदर का तारत्व, लेकिन प्रबलता शेर की ज्यादा होती है बंदर से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसे हम क्या, देखो विद्युत फिटिंग में तीन तार होते हैं, हम सभी जानते हैं। एक क्या होता है, एक होता है अर्थ, एक होता है फेस, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, हम सभी जानते हैं। अब ये होते कैसे, इन सब के अलग अलग कलर होते हैं जो कि पूछा जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ कैसा होता है, ग्रीन वायर, है ना, ग्रीन वायर होता है अर्थ का। आपको इसे याद रखना है, हरी भरी धरती है तो हरा वायर ही होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं फेस की, तो फेस होता है खतरनाक, इसलिए हम इसे रेड वायर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेड वायर, ये कलर भी पूछा जाता है। और न्यूट्रल के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं ब्लैक वायर। ठीक है, ये तीन तरह के वायर होते हैं, स्टैंडर्ड होता है इनका, जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि विद्युत फिटिंग के एक तार को जो भू संपर्कित किया जाता है, मतलब कि जो अर्थ है, इस तार को आप भू संपर्कित करते हो, तो इसको क्यों आप भू संपर्कित करते हो, आपसे ये पूछा गया। देखो इसका मेन रीजन अगर हम देखें तो ये होता है कि जो अतिरिक्त करंट है, क्या होता है, जो अतिरिक्त करंट है, एक्स्ट्रा करंट को आसानी से आसानी से पृथ्वी में समाहित करने के लिए करते हैं ऐसा, ठीक है ना, याद रखना है आपको, पृथ्वी में समाहित करने के लिए करते हैं, जिससे कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं वो बच जाते हैं। यदि वह एक्स्ट्रा करंट आपके इक्विपमेंट में जाती है, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, तो इनके बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा करंट होती है उसे हम धरती में समाहित कर देते हैं, जिस वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होगा, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्चावचन दूर किया जा सकता है। सही आंसर क्या है, लघु पतन हो जाएगा और धारा भूमि में चली जाएगी। ओके, अगर एक्स्ट्रा धारा है तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर एक्स्ट्रा है करंट, कभी कभी होता है ना कि ज्यादा करंट आ जाती है, तो वो वापस से भूमि में चली जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभवांतर का मात्रक क्या, आई नो हम सभी जानते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर किस चीज का है, करंट का, है ना। वोल्ट, वोल्ट है विभवांतर का, बिल्कुल, वोल्टेज डिफरेंस, है ना। कूलाम किस चीज का मात्रक होता है, कूलाम होता है चार्ज, मतलब कि आवेश का। ओम किस चीज का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध का। ओके, चलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वोल्ट मीटर। देखो सबसे पहली बात, जो वोल्ट मीटर होता है आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना, और एक होता है अमीटर, ठीक है ना। अब देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि इसको हम लगाते हैं हमेशा पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में,
समांतर क्रम में जोड़ते हैं किस चीज से? सर्किट से, मतलब परिपथ में, है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। और इसे हम जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में, मतलब कि सीरीज में। ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं हम सर्किट से। ओके, और सीरीज या श्रेणी, ठीक है, इनमें जोड़ते हैं। अब देखो, इसमें जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में क्या होती है, धारा हमेशा समान होती है। ठीक है, और एमीटर का काम क्या होता है, धारा मापन। धारा मापन, तो धारा समान है, इसलिए अगर आप इसे क्या बोलते हैं, श्रेणी में जोड़ोगे जब आप अमीटर को, तो जितनी भी धारा आप दे रहे हो वह पूरी की पूरी धारा अमीटर में से होकर गुजरेगी और आप आसानी से धारा का सही सही मान मेजर कर सकते हो। वहीं, है ना, वहीं अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर में। ठीक है, और समांतर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है कोई पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पर एक है सर्किट है, एक ही चीज यहाँ पर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो वोल्ट होगा V1, वही वोल्ट यहाँ पर होगा V1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम V1 दें, तो अगर यहाँ पर V1 है, इस वायर में अगर V1 है तो यहाँ पर भी V1 होगा, लेकिन धारा अलग होगी। यहाँ पर I1 होगी तो यहाँ पर I2 होगी। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना, वोल्टेज मापन होता है। अब अगर वोल्टेज हमें मापना है और हम चाहते हैं कि हमने जो वोल्टेज स्टार्ट में दिया है वो पूरा पूरा मेजर किया जा सके कि कितना हमने दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लगा देंगे समांतर क्रम में, क्योंकि अगर हम श्रेणी में लगाते तो वोल्टेज अलग हो जाता। समझ रहे हो? अगर हम समांतर में लगाएंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज समान होगा, लेकिन अगर हम श्रेणी में लगा देते हैं, मान लीजिए हमने श्रेणी में लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो I1 है यहाँ पर होगा V1 और जो I2 है यहाँ पर होगा V2 इस वायर में। समझ गए? ऐसा होता है, इसलिए हम इसे समांतर में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे में भी करंट होता है। ओके, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर पूरा इन दो सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V वोल्ट, तो यहाँ पर आप भी आसानी से मेजर कर सकते हो। अब अगर इसे आप आसानी से मेजर कर सकते हो तो आप ये चाहते हो कि इसमें धारा ना आए, क्योंकि अगर इसमें धारा आ गई तो यहाँ पर V3 हो जाएगा, तो आप चाहते हो धारा यहाँ पर ना आए, और अगर धारा नहीं चाहिए आपको तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, हाई। ठीक है, अगर धारा नहीं चाहिए, आप चाहते हो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी करंट नहीं आनी चाहिए, करंट नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होना चाहिए, और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, हाई। समझ गए? अब इसके विपरीत अगर हम श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ने के लिए देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने ये लगाया है, ठीक है ना, ये लगाया, एक चीज यहाँ पर लगा दी और हमने यहाँ पर लगाया है अमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने दी एक धारा आई और यहाँ पर धारा आई हमें प्राप्त हुई, यहाँ पर आई थी, यहाँ पर धारा बट गई I1 और I2 में। अब अगर हम इसे समांतर में लगा देते, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर इसे समांतर में लगा दिया, अगर आप समांतर में लगाते तो धारा बट गई है, जो आपने धारा आई दी थी उसे आप मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप श्रेणी में लगाते हो तो देखिए यहाँ पर I1 I2 हुई, लेकिन वापस से यहाँ पर हमें आई धारा मिली, मतलब कि जो धारा हमने दी थी वही धारा हमें प्राप्त हुई। और अमीटर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा धारा मापना, जो हमने दी है उसको एक्यूरेट मांगना, मापना। तो इसलिए हम अमीटर को श्रेणी में लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अमीटर में से धारा जाए, तो धारा जाने के लिए जरूरी है कि जो प्रतिरोध होता है वो कम होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन में अमीटर का नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिरोध कम होना चाहिए, और कम भी कितना, अगर प्रतिरोध 0 हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। समझ गए आप? ऐसा। और यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब अगर अनंत है तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखो, हेनरी किस चीज का मात्रक होता है, हेनरी होता है प्रेरण का मात्रक। ओम किस चीज का मात्रक होता है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध या क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस। वही अगर हम प्रेरण की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्शंस, इंडक्शन, है ना? वहीं अगर हम बात करते हैं एम्पियर की, तो हम इसे किस चीज को मापते हैं, इससे करंट को। और कूलाम हमने ऑलरेडी बात की है कि हम चार्ज को मेजर करते हैं। आपसे पूछा गया प्रतिरोध मतलब ओम। अब प्रतिरोध की इकाई होती है प्रतिरोध का एक होता है ओम इनवर्स, या हम इसे सीमन भी बोल देते हैं। तो आपको बताना है ये किस चीज को मेजर करता है। ठीक है ना, ये मेनली अगर हम मेजर करने की बात करें तो ये किस चीज को मेजर करता है, चालन को। समझ गए? चलिए, या चालकता। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि कैसे लगाए जाते हैं। घरों में जो पंखे और बल्ब लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, आपसे ये पूछा है। श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब आपने यहाँ पर एक बल्ब अगर लगा दिया,
तो उसके आगे एक इस तरह से पंखा लगा दिया, ये बोलता है श्रेणी क्रम। अगर मिश्रित क्रम की हम बात करें तो एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया आपने, ठीक है, दूसरा बल्ब आपने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पर एक आपने फैन लगा दिया, और यहाँ पर आपने फिर से एक बल्ब लगा दिया, इसे हम बोल देते हैं मिश्रित में। समांतर का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया फैन, ये होता है समांतर क्रम में। और किसी भी क्रम में आप लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए इस चीज का आंसर है समांतर क्रम में। अब देखो समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है, आपने यहाँ से करंट दी, ठीक है ना, सभी में आप करंट दे रहे हो, इन सभी में। और अगर आपने इन्हें श्रेणी में या मिश्रित क्रम में लगा दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है ना, स्विच लगाया। अब अगर आपने यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो ये सभी ऑन हो जाएंगे, और अगर ऑफ किया तो ये सभी ऑफ हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर होता है श्रेणी में, अगर आपने इसे ऑन किया तो सब ऑन हो जाएगा, और अगर आपने ऑफ किया तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। और आप ऐसा नहीं चाहते, एक ही टाइम पर आप चाहते हो कि लाइट जले लेकिन पंखा बंद रहे, पंखा चले लेकिन लाइट बंद हो जाए, है ना, आप ऐसा चाहते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसे समांतर क्रम में लगाओगे, है ना। और समांतर क्रम में लगाने के बाद एक स्विच लगाओगे यहाँ पर S1, और एक स्विच लगा देते हो यहाँ पर S2। अब देखो दोनों में अगर देखो तो विभव समान है, यहाँ पर विभव भी था, यहाँ पर तो विभव समान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, अब अगर आप फैन को ऑन करना चाहते हो तो केवल इस वाली कुंजी को ऑन ऑफ करोगे, है ना। और अगर आप बल्ब ऑफ ऑन करना चाहते हो तो इस वाली कुंजी को ऑन ऑफ कर दोगे। यही रीजन है कि हम इसे समांतर में लगाते हैं, जिससे कि हम साइमल्टेनियसली एक ही चीज को चालू या बंद कर सकें। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं, हम साइमल्टेनियसली चालू या बंद करना नहीं चाहते, अलग अलग चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल हो जाए, इसलिए हम इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। ओके, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कैसा होगा। देखिए 3 ओम और 6 ओम की बात की जा रही है, और दोनों को समांतर में जोड़ा जा रहा है, मतलब 3 ओम इस तरह से जोड़ा गया है और 6 ओम इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी आप दे सकते हो, ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। अब देखो यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो जो नेट प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि R1 R2/R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका नेट प्रतिरोध, मतलब टोटल। ये आया कैसे, 1/R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2/R1 इंटू R2, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या किया आपने, व्युत्क्रम ले लिया, मतलब कि इनवर्स कर दिया। अब आपसे बोला गया है R1 की वैल्यू कितनी है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो आप रख सकते हो R नेट इज इक्वल टू 3 इंटू 6/3 प्लस 6। टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6/9, मतलब कि 2। तो R नेट कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। देखो अगर आप सेल की बात कर रहे हो तो सेल में तो एक ही प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, और वो क्या होती है, केमिकल केमिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर यांत्रिक नहीं, विद्युत नहीं, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक या केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है। देखो कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। विद्युत अपघट्ट ही नहीं, इलेक्ट्रोड्स भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोड भी पूछे जाते हैं कि एनोड किस चीज का बना हुआ होगा, कैथोड किस चीज का बना हुआ होगा। और विद्युत अपघट्ट तो पूछा ही गया है, जिंक, मतलब क्या क्या आप जिंक को बस उपयोग कर सकते हो विद्युत अपघट्ट के तौर पर, नहीं, जिंक को किस तरह से आप उपयोग करते हो, एनोड के तौर पर। गंधक अम्ल, गंधक अम्ल का मतलब आपसे यहाँ पर है H2SO4, करते हो नहीं। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नौसा दार, और इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है कार्बन, कार्बन को आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हो, मेनली ग्रेफाइट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हो। तो कार्बन को आप किस चीज में इस्तेमाल कर लेते हो, इसे आप करते हो कैथोड की तरह। ओके, तो हो गया पूरा कंप्लीट आपका। जैसे शुष्क सेल है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट NH4Cl, इसके अलावा शुष्क सेल में एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है कार्बन का, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कैसा होता है। अगर कार बैटरी में आप जो विद्युत अपघट्ट कर रहे हो, यहाँ पर कार बैटरी की बात हो रही है, तो वो कैसा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, आसुत जल होगा, या नाइट्रिक मतलब HNO3 होगा, या फिर H2SO4। तो सही आंसर क्या है, H2SO4। देखो स्पेशली अगर कार बैटरी लिखी हुई है ना, तो आपको H2SO4 लगा देना है, बिना सोचे समझे H2SO4 आपको टिक करना है। ओके, चलिए वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था। वोल्टीय सेल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था, एलेजांड्रो वोल्टा ने किया था, या किरचॉफ ने किया था।
देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज का आविष्कार किया था? तड़ित चालक का। किस चीज का? तड़ित चालक। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका इन्होंने आविष्कार किया था, और पिछले लेक्चर्स में मैंने ये चीज कंप्लीट की है, तो आपको यहाँ पर बताना है। थॉमस एडिसन ने क्या किस चीज का आविष्कार किया था? बल्ब। और एलिजांड्रो वोल्टा, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? वोल्टी सेल का। इसका वोल्ट कितना होता है? 1.5 वोल्ट, है ना? ये चीज भी आपको याद रखनी है। किरचॉफ ने किस चीज का, इन्होंने कई चीज का आविष्कार किया। एक तो इन्होंने तापमान संबंधित नियम दिया था कि अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। इसके अलावा किरचॉफ ने जो धारा के नियम है, इलेक्ट्रिसिटी के जो दो नियम होते हैं, उनमें से एक होता है धारा का नियम, वह भी किरचॉफ के द्वारा दिया गया था कि आने वाली किसी पॉइंट की तरफ आने वाली समस्त धाराएं और उसी पॉइंट से जाने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, ठीक है ना? ये बात बताई थी किरचॉफ ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल कैसा होता है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या फिर चतुर्थ? देखो तृतीयक और चतुर्थ जैसा कुछ नहीं होता है, प्राथमिक और द्वितीयक होता है। प्राथमिक में क्या होता है? रिचार्जेबल नहीं होते, रिचार्जेबल नहीं, मतलब कि नॉन रिचार्जेबल होता है। और जो द्वितीयक सेल होते हैं ये होते हैं रिचार्जेबल, ठीक है ना? और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल। जो शुष्क सेल होते हैं वो हमेशा प्राथमिक सेल की तरह बर्ताव करते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आप जानते हैं इसे? हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि लोहे के ऊपर अगर हम जिंक चढ़ाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। लेकिन हम चढ़ाते क्यों हैं? बचाने के लिए। किस चीज को? आयरन को, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण क्या होता है? एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर आपको जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम गैल्वेनाइजन रिएक्शन रिएक्शन करवाते हैं तो एनोड किस चीज का होता है? तो एनोड की जगह पर हम रखा जाता है, किस रखते हैं किस चीज को? जिंक को, है ना? ये चीज है जो पूछने वाली है। गैल्वेनाइजिंग के दिन गए, अब ये चीज पूछी जाती है कि एनोड किस चीज का बना हुआ होता है, तो आपको बताना है जिंक का बनाते हैं हम एनोड, ओके। चलिए, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? एडिसन ने, ओम ने, वोल्टा ने या फेराडे ने? फेराडे ने किए थे। फेराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे, ओके। चलिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाली मिश्र धातु कौन सी होती है? देखो विद्युत फ्यूज में जो मिश्र धातु इस्तेमाल की जाती है उसमें सबसे पहली बात, जो गलनांक होता है, गलनांक बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। इसके अलावा उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। रो बराबर आर ए अपॉन एल, तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों ही ज्यादा होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपसे बात की गई है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में क्या होता है? जो गलनांक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए कि जब भी ज्यादा धारा आएगी, तो ज्यादा धारा आने पर आपका जो फ्यूज है वो गलकर टूट जाएगा, जिस वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं रहेगी। इस वजह से आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो नुकसान होने से या खराब होने से बच जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वो भी निम्न होना चाहिए, तो ऑप्शन सी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी हुई होती है? सुरक्षा फ्यूज मतलब फ्यूज वायर की बात की जा रही है, किस पदार्थ की बनाते हो आप? सीसा, निकल टिन या टिन सीसा दोनों, टिन और सीसा दोनों मिक्स होती है ना? चलिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ। देखो आजकल ठीक है आप ये पढ़ लो टंगस्टन का बना हुआ था, लेकिन इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बल्ब की लाइफ ट्यूबलाइट से कम क्यों हो जाती है ना, इसके 3 रीजन मैंने आपको बताए थे, वो आपको पिछले लेक्चर्स में देख लेने हैं। इसके अलावा हम नाइट्रोजन और आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पूछा जाता है। हम क्यों करते हैं इस्तेमाल, ये भी पूछा जाता है कि बाष्पीकरण ना हो, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका बाष्पीकरण कम से कम हो, इसलिए किया जाता है। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब में एक ब्लैक कलर का धब्बा आ जाता है, वो किस वजह से आ जाता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये ब्लैक कलर का धब्बा आ जाता है बल्ब में, ये मेनली टंगस्टन के ऑक्सीकरण के कारण आ जाता है ना? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इतने क्वेश्चन है जो बल्ब से बनते हैं और वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण होता है? देखो विद्युत हीटर के एलिमेंट की बात की जा रही है, जो विद्युत हीटर की कॉइल होती है, एलिमेंट यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कॉइल, है ना? कॉइल के बारे में पूछा गया कि वो किस चीज की होती है ना? जो कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका बहुत ज्यादा हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, और जो प्रतिरोध होता है
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी बहुत ज्यादा हाई है ना। ये दो चीजें आपको याद रखनी है इस कॉइल के बारे में। अब आपसे पूछा है किस चीज का बना हुआ था, पहली बात तो नाइक्रोम का बनता है, आप ये सभी जानते हैं। लेकिन नाइक्रोम है क्या? नाइक्रोम मेनली निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है ना। निकेल से हमने नाई लिया और क्रोमियम से क्रोम लिया, इसलिए नाइक्रोम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उपयोग का मान क्या है? देखो 100 वाट आपको यहाँ पर पी दी है, 10 बल्ब मतलब आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, और 1 घंटा मतलब आपको टाइम दिया है। अब देखो जो यूनिट होती है, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? किलो वाट आवर। किलोवाट क्या होता है? ये होती है पावर, और आवर क्या होता है? ये होता है टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला है किलोवाट, मतलब यहाँ पर आपको केवल वाट में दिया है तो आपने 100 लिख दिया, 10 बल्ब आपको ये दिए हुए हैं। इसके अलावा 1 घंटा, तो एक आपने लिख लिया। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 1000। ठीक है, देखते जाना। अब चूंकि ये दिया था वाट में, ठीक है, तो आपको इसे बदलना है किलोवाट में। किलोवाट में वाट को बदलने के लिए आप करोगे 1000 का भाग। ठीक है, 1000 का आपने भाग दिया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? एक, मतलब कि 1 यूनिट। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोवाट एक, रुकिए मैं लिख देता हूं। अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, ये है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन। सही आंसर क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ग्राहम बेल ने किस चीज का किया था? ये हम देख चुके हैं। आइंस्टीन ने किस चीज का किया था? कई चीजें हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आपका क्वेश्चन ये है होमवर्क में कि आपको सभी को कमेंट में ये बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। व्याख्या आइंस्टीन ने की थी, पर खोज किसने की थी आपको ये बताना है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय होता है? विद्युत अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। देखो, एक होते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है, एक होते हैं लोह चुंबकीय, और एक होते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, देखिए, जो फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय होते हैं उनका ऐसा होता है कि जो बहुत प्रबल रूप से आकर्षित हो। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर आपने लिखा लोह चुंबकीय, लो, एक आपने लिखा अनुचुंबकीय और एक आपने लिखा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, लोह चुंबकीय मतलब प्रबल आकर्षण, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय का आप क्या लोगे? अनुचुंबकीय मतलब होता है आंशिक आकर्षण, मतलब आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको लिखना है। इसके अलावा तीसरा प्रतिचुंबकीय मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है अनुचुंबकीय निम्न में से, है ना। आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो ऑप्शन दे हैं वो है निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या फिर तांबा। सही आंसर क्या है? क्रोमियम। इसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय होता है? प्रतिचुंबकीय की बात की है, मतलब कि जो विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। बिस्मिथ, लोहा, निकेल या कोबाल्ट, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि ये सभी होते हैं लोह चुंबकीय। आपको ये याद रखना है। लोह चुंबकीय मतलब प्रबल आकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है? बिस्मिथ। और इसमें जो प्रतिचुंबकीय वाला क्वेश्चन है, ये सभी के सभी केवल और केवल बिस्मिथ वाले केस में ही पूछा जाता है। तो आपको मेनली याद रखना है कि बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय होता है। और जो मेन मेन होते हैं, जैसे कि जो मेन अनुचुंबकीय होता है, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही करवाया। इसके अलावा जो मेन लोह चुंबकीय होते हैं, लोह चुंबकीय में आपको ये तीन याद रखना है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब कि जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किसने किया था? हेनरी ने, ऑरस्टेड ने, फेराडे ने या फिर वोल्टा ने। सही आंसर क्या है? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड ने पहली बार ये बताया था कि यदि कोई
अगर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो विद्युत धारा के चारों तरफ भी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। इन्होंने ये चीज़ सोची और फिर इन्होंने बताया कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी, आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 क्वेश्चन तक हम जाएँगे और पूरी की पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। अब तक आप लेक्चर में रहे उसके लिए थैंक्स, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।